हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मैं आज आपको ना 15 एंड 16 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट करवाऊंगी जो हमारी बची हुई है, पेंडिंग है। पहले मैं 15 दिसंबर की करवाऊंगी, इसी वीडियो में मैं 16 दिसंबर को कंबाइन करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम 15 दिसंबर का जो फर्स्ट न्यूज है उसे स्टार्ट करते हैं। अभी क्या, नीति आयोग ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है। अब व्हाइट पेपर में क्या रिलीज किया है कि विजन 2035 हमारा क्या होएगा अगर हम लेके पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज है ना, हमारी ये कवर होगी हेल्थ सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि हमारी बात किसके लिए हो रही है, पब्लिक हेल्थ के अंडर काम हो रही है। ठीक है, अभी देखो जो हमारा विजन 2035 है, मतलब कि हमारा किस तरह हम अपनी जो जनता है उसकी हेल्थ को हम किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या चाह रहे हैं कि इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम है उसे और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाए और प्रेडिक्टिव बनाए, ताकि हम क्या कर सके, हर लेवल पे अगर कोई भी ज्यादा मतलब कि कोई भी डिजीज, अगर किसी भी डिजीज का आउटब्रेक होता है तो हम उसके लिए क्या करें, प्रिपेयर्डनेस अपनी बना के रखें। इसके अलावा अगर हमें क्या जो बनाने हैं, जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम है उन्हें सिटीजन फ्रेंडली बनाना है, सो दैट हम क्या कर सके, किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को हम क्या कर सके, कॉन्फिडेंशियल रख सकें। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर आप कहीं भी अपना चेकअप करवाने जाते हो, आपका नेम, एज, आधार कार्ड, ये सब कुछ लिखता है, तो उस प्राइवेसी को आपको पता है, आपका राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, तो उसे हम क्या कर सके, मेंटेन करके रख सकें। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो डाटा शेयर होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, उसके मैकेनिज्म को हमें इंप्रूव करना है, सो दैट हम बेटर क्या कर ले, पहले ही डिजीज को डिटेक्ट कर ले, प्रिवेंट कर ले एंड कंट्रोल करें। देखो इसमें क्या होता है, किसी किसी स्टेट में कोई पर्टिकुलर डिजीज है जो प्रिवेलेंट होती है, तो अगर हम ये अगर सेंटर और स्टेट के बीच में जो डाटा शेयर होगा तो इससे हम पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे कि डिजीज को हमें किस तरह से प्रिवेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा हमें रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करनी है ताकि हम कुछ इवेंट्स को मैनेज कर सके, जो ऐसे इवेंट जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न के, जैसे पहले कोविड आया था, तो कोविड को जब से पहले पैंडेमिक मतलब कि अनाउंस करने से पहले उसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और इंटरनेशनल कंसर्न क्या किया था, डेजिग्नेट किया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अभी न्यूज में क्यों है। अभी क्या है, जो नीति आयोग ने इंडिया का विजन 2035 फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस को क्या किया है, मतलब रखा है। अब उसमें क्या करेंगे, हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम के 3 टायर को इंटीग्रेट, मतलब कि 3 जो लेवल्स हैं उनको इंटीग्रेट करेंगे इनटू द आयुष्मान भारत। ठीक है, इससे क्या होएगा, हम इट विल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विलेंस, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों जो कम्युनिकेबल डिजीजेस और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको हम इकट्ठे क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, सर्विलेंस करेंगे। सर्विलेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ फंक्शन है। इसमें क्या होंगे, हम जल्दी से पहले ही डिजीज को डिटेक्ट कर लेते हैं ताकि प्रिवेंट कर सके और कंट्रोल कर सकें। ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ऑफ केयर में हर तीनों जगह क्या है, प्रिवेलेंट है। पीएचएस में क्या होता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम क्या करते हैं, डिजीज को डिटेक्ट करते हैं और पहले ही वार्निंग इशू कर देते हैं कि अगर वो डिजीज आउटब्रेक होने वाली है, या एपिडेमिक बनने वाली है, पैंडेमिक बनने वाली है, या तो इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, और जिसकी वजह से या फिर वो जो डिजीज है पर्टिकुलर डिजीज वो पब्लिक हेल्थ ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है या नहीं है। अब इंडिया में क्या चैलेंज है, अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस है तो उसको लेके हमारे इंडिया में क्या चैलेंज है, जरा हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सर्विलेंस जो फंक्शन करता है ये वर्टिकल सिलोस ऑफ प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है इन सबको मॉनिटर करने में, डिजीज आउटब्रेक करने में, वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अब आपको पता है जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं और प्राइवेट जो इसमें सेक्टर बहुत ही कम इसकी पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा हम इस सेक्टर में डिजिटल और सोशल प्रिंट मीडिया बहुत ही ज्यादा उसका कम यूज है, लिमिटेड यूज है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज पे तो फोकस हमारा फिर भी है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे फोकस हमारा बहुत कम है। अभी हमने परसों रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था आउट ऑफ 10 टॉप डिजीजेस 7 डिजीजेस का जो कारण है वो कौन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और उसमें भी हमने पढ़ा था कि 16% जो लोग हैं वो हर डिजीज से क्या है, हर साल मरते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस विजन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, हम पढ़ते हैं अच्छे से। बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर दिस विजन, अब हम किस तरह से अपना जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। देखो हमें क्या करना होगा, एक ऑफकोर्स हमें गवर्नेंस जो सिस्टम है उसको इंप्रूव करना होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, एंड इंटरडिपेंडेंट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, उसे हमें क्या करना होगा। उसके बाद जो डाटा कलेक्शन और शेयरिंग मैकेनिज्म है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉर मॉनिटरिंग, उसे भी हमने क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, एनहेंस करना होगा। हमें एनहेंस करना होगा यूज ऑफ न्यू डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, मतलब जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनके जो यूज को हमें क्या करना होगा, लेके आना होगा, जैसे डाटा एनालिटिक्स हो गया, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके अलावा एडवांस्ड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्या समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ
3 पावर गियर प्रोडक्शन जोन को प्लान किया है। ठीक है, तो ये जो न्यूज है हमारी किस में जाएगी, GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी, क्योंकि ये देखो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और ये जो न्यूज है हमारी इकोनॉमी सेक्शन में कवर है। ठीक है, देखो अब हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया है वो क्यों किया है, क्योंकि हमारा एम ये है ताकि हम क्या कर सके, जो चाइना के जो इक्विपमेंट है, चाइनीज मेड इक्विपमेंट है, उनके यूज को हम कर्ब कर सके, कम कर सके और ऐसी फर्म्स को अट्रैक्ट कर सके, उन फर्म्स की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके अक्रॉस द पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, दोनों फील्ड में, कन्वेंशनल और ग्रीन एनर्जी स्पेस में। ठीक है, अभी अगर देखा जाए इंडिया जो है, आपको पता है इंडिया की सोलर एनर्जी चाहे इंडिया प्रोडक्शन कर ले, लेकिन सोलर जो पैनल्स के अंदर जो PVC होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल, उसके इम्पोर्ट पे बहुत ज्यादा इंडिया डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिया कहीं ना कहीं नियर अबाउट $2.16 बिलियन के जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स हैं उनको इंपोर्ट करती है, पैनल्स, मॉड्यूल्स, इन सबको इंपोर्ट करा है इन 2018 to 19। चाइना के जो इक्विपमेंट है वो हमारे नियर अबाउट 1/3 है आउट ऑफ द 71,000 करोड़ ऑफ द पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट, मतलब कि 2018 से 19 में हमने इतने करोड़ का जो माल है वो इंपोर्ट करा है और इसमें से जो 1/3 जो माल है वो हमने सिर्फ चाइना से ही इंपोर्ट किया है। इसके लिए सेंटर ने प्रपोज किया है कि वो 3 मैन्युफैक्चरिंग जोन को सेटअप करेगी, हर एक कोस्टल स्टेट में, एक कोस्टल स्टेट में करेगी, एक हिली स्टेट में करेगी और एक लैंडलॉक स्टेट में करेगी। देखिए लैंडलॉक स्टेट वो स्टेट होती है जो हर तरफ से लैंड से घिरी हुई है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, इसका जो मिनिमम लैंड एरिया होगा वो 300 एकड़ होगा। ठीक है, सेंटर क्या करेगी, कुछ कॉमन फैसिलिटीज सेटअप करेगी, जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ हर एक जो मैन्युफैक्चरिंग जोन है, हर एक मैन्युफैक्चरिंग जोन को हम 500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे हर जोन में, साथ में उसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से भी उसको जोड़ेंगे। ये जोन क्या करेगा, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करेगा और ये सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह एक्ट करेगा, मतलब कोई भी अगर लैंड से रिलेटेड आपको क्लियरेंस चाहिए, वाटर, कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी, लो कॉस्ट पावर सप्लाई या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आपको क्लियरेंस चाहिए वो यहाँ प्रोवाइड करेगा। पावर आपको पता है स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल सेक्टर है और कोई भी डेंजर और थ्रेट है हमारी पावर सप्लाई सिस्टम को, वो हमारी कंट्री की ग्रोथ को क्या कर सकता है, एक तरह से शॉक प्रोवाइड कर सकता है। इट कैन हैव कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट। कैटास्ट्रोफिक मतलब कि बहुत ज्यादा बुरा, जो आप सोच नहीं सकते। इससे पहले भी इंडिया ने अनाउंस किया था कि जो भी हमारे इंडिया में इंपोर्ट होते हैं इक्विपमेंट, उनको वो टेस्ट करेगी जो स्पेशली यूज होते हैं पावर सप्लाई सिस्टम में, और साथ के जो इंपोर्ट्स पे बिल्कुल बैन किया है चाइना और पाकिस्तान की कंट्री से जो भी मतलब इंपोर्ट आएगा उस पर तो क्या है, पूरा बैन किया हुआ है। नेक्स्ट है टू एनकरेज पार्टिसिपेशन, PM इंटरेक्ट्स विद द की इंडस्ट्री लीडर स्टार्टअप फ्रॉम द स्पेस सेक्टर। ठीक है, अभी क्या है, पार्टिसिपेशन की ज्यादा हमारा स्पेस में लोग पार्टिसिपेट करें, तो PM हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ इंडस्ट्रीज के लीडर से क्या किया, इंटरेक्ट किया है और कुछ स्टार्टअप के साथ इंटरेक्ट किया। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर हुई है, क्योंकि स्पेस से रिलेटेड न्यूज होने वाली है। ठीक है, गवर्नमेंट ने किया है अंडर आत्मनिर्भर भारत, डिसाइड किया कि वो स्पेस सेक्टर को क्या करेगी, ओपन करेगी और चाहेगी कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी स्पेस सेक्टर में पार्टिसिपेट करे और अपनी जो स्पेस एक्टिविटीज है हम उनको बूस्ट करें। ठीक है, अपकमिंग जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं स्पेस सेक्टर में वो कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सल इंडिया, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि पिक्सल इंडिया इज रिलेटेड टू विच, रेलवे, स्पेस, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ से पूछ सकते हैं। ठीक है, स्पेस किट ये सब। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा, तो वो ये करेगी जो कि इंडिया की हमारी जो भी नीड होगी उनको पूरी करेगी, जैसे टेक्नोलॉजी को एडवांस करेगी, डिजिटलाइजेशन करेगी। ठीक है, जो हमारी सैटेलाइट्स की जो डिमांड है, जैसे इसरो नियर अबाउट 18 to 20 सैटेलाइट एक साल में डिलीवर करता है, तो उनकी जो डिमांड है, हमारी इसरो की जो डिमांड है उसको और पूरा करेगी। इसके अलावा हाईटेक जॉब्स क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वो इसरो को हेल्प मिलेगी कि और ज्यादा को रिसर्च प्रोवाइड करवा सके वो प्राइवेट सेक्टर, और जो मिशन एंड डीप स्पेस मिशन वो प्राइवेट सेक्टर इसरो की हेल्प करेंगे। साथ में ऑफकोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, कुछ जो न्यू जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको वो यूज करेंगे और लेटेस्ट इनोवेशंस का हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी इस स्टेप्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहला है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये आपको पता है ये इसरो की कमर्शियल आर्म है। इसने क्या किया, जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको इनेबल किया कि आप स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज में हाई टेक्नोलॉजी को लेके आओ। सेकेंड है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अभी क्या है, ताकि हम क्या कर सकें, प्राइवेट सेक्टर के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रख सकें। मतलब कि देखो कुछ कभी कभी देखो आपको पहले भी बताया, प्राइवेट सेक्टर वही इन्वेस्ट करता है जहां पे उसको लगता है प्रॉफिट है। ठीक है, और उसको प्राइवेट सेक्टर को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए हमें क्या, उनको एनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, स्पेस सेक्टर में पार्टिसिपेट करो। एंट्रिक्स क्या है, ये आपको पता है, ये
इसरो की मार्केटिंग आर्म है। देखो भाई 2 आर्म्स है, एक तो हाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, वो कमर्शियल आर्म है, ठीक है। एक एंट्रिक्स है, ये मार्केटिंग आर्म है इसरो की, जो हमारे स्पेस प्रोडक्ट्स, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को क्या करती है, प्रमोट करती है और कमर्शियली क्या करती है, एक्सप्लोर करती है, जो इसरो के द्वारा डेवलप की गई है। इसरो ने इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क को सेटअप किया बेंगलोर में, जहां पे वेयर यू कैन फाइंड रेंज ऑफ फैसिलिटीज हैज बीन सेटअप बाय फॉर यूज बाय दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। मेराइन प्रोटेक्शन फॉल्स शॉर्ट ऑन यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स, ठीक है। देखो तो आपको पता है हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो मेराइन प्रोटेक्शन, मेराइन की हमें जो प्रोटेक्शन करनी है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट पड़ गई, ये तो अच्छे से नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा जो न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3, ठीक है। अभी क्या 2020 की खत्म होने वाला है, तो ये देखा गया जो मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो ओनली 7.66% है ऑफ द ओशन अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा, आपको पता है जो मेराइन प्रोटेक्शन है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 है, ये कहीं ना कहीं क्या है अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, ये है ऑन द लाइफ बिलो वाटर। इसमें एम था हमारा कि 2020 तक हम अपने 10%, एटलीस्ट 10% ऑफ कोस्टल और मेराइन एरिया को हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे और कंप्लाई करेंगे विद नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ विच इज बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। मोस्ट जो मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो नेशनल वाटर्स पे हैं, जहां जिनको इंप्लीमेंट करना बहुत इजी है और प्रोटेक्शन करना बहुत, मैनेज करना प्रोटेक्शन को अंडर दिस प्रोविजन ऑफ सिंगल। देखो कहीं अगर आपको एक चीज प्रोटेक्ट करनी है अपने डोमेस्टिक लॉ के अंडर, एक चीज आपको मैनेज करनी इंटरनेशनल लॉ के अंदर, तो डोमेस्टिक लॉ के अंडर उसको कंजर्व करना वो इजी होता है एज कम्पेयर टू किसके अंडर, इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो इसमें बोला कि जो मेराइन प्रोटेक्शन है वो नॉर्मली हमारे क्या है, डोमेस्टिक कंट्रीज के ही उस पर इंप्लीमेंट होता है, तो इसको जबकि मैनेज करना इजी होता है। हाउएवर देखा गया है कि इन मोर रिमोट एरियाज ऑफ द हाई सीज ओनली जो 1.18% ऑफ मेराइन इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट किया है। 66% जो वर्ल्ड के ओशंस हैं दे फॉल ऑन द हाई सीज, मतलब कि जो हमारी कंट्री के नेशनल जुरिसडिक्शन से परे हैं और जहां पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट किया जाता है बाय अनक्लोज, दैट इज द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ठीक है। जो मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया है, एक सेकेंड गाइज, जो मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया है, हाँ, वो हमारा इज एसेंशियल स्पेस इन द ओशन जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट की जाती है देन द सराउंडिंग वाटर सिमिलर टू द पार्क्स ऑन द लैंड, ठीक है। ये आपको पता ही होगा गाइस, ठीक है, सब मतलब कि छोटी बातें हैं, ठीक है। ये जो प्लेसेस होते हैं ये आपको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर नेचुरल और हिस्टोरिक मेराइन रिसोर्सेज बाय लोकल, स्टेट, टेरिटोरियल, नेटिव, रीजनल एंड द नेशनल अथॉरिटी। करंटली जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया, ये आपको पता होना चाहिए, वो अंटार्कटिका का रोज सी रीजन है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से रख लेना, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए जो हमारा गोल नंबर 14 है ऑन लाइफ बिलो वाटर, इसमें हमारा एम था कि 2020 तक हमें 10% जो एरिया है उसको हमें कंजर्व करना है, ठीक है। लेकिन हमें अभी कितना किया, हमने सिर्फ 7% किया। इश्यूज क्या आ रहे हैं कि हम मेराइन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो फिशरीज, शिपिंग और सीबेड माइनिंग है, इन तीनों को रेगुलेट करने के जो लॉज है वो सेपरेट है। कोई भी लॉ नहीं है फॉर एमर्जिंग हाई सीज इंडस्ट्रीज जैसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से जो रूल्स की जो एनफोर्समेंट है वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज है, कोल हेयर टू स्टे बट मेजर्स कैन कट डाउन एमिशंस बाय 2020%, सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगेन गाइस ये जो न्यूज है हमारी एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या है, देखो गाइस ये CSC है, दैट इज द सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इन्होंने एनालिसिस किया कि कोल की वजह से हमारे इंडिया में 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है और इवन की 2030 तक भी इतनी ही होगी। इंडिया का जो कोल बेस्ड थर्मल पावर सेक्टर है वो हमारी कहीं ना कहीं इंडिया के जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसको 1/3 कंट्रीब्यूट करता है, और जो 50% जो इंडिया का CO2 एमिशंस है उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है वो रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा जो ग्लोबली जो एमिशंस है उनका कंट्रीब्यूट उनका 2.5% कंट्रीब्यूट कौन है, हमारा रिस्पॉन्सिबल है क्या, थर्मल पावर प्लांट। मतलब आप देख सकती हो कि थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में 1/3 ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबली 2.5% एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के लिए 50% रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसलिए एफर्ट्स ऐसे लिए जा रहे हैं ताकि हम इन जो एनर्जी इसको एफिशिएंटली यूज करें, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोयला है उसको एफिशिएंटली यूज कर सके
ताकि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को क्या कर सके, रेड्यूस कर सके। देखो आप देख सकते हो इंडिया का जो एनर्जी मिक्स आउटलुक क्या है, ठीक है। 2019 में क्या होने वाला है, 2025 में क्या है और 2030 में क्या है, ठीक है। 2000 कोल में देखा जाए तो मतलब कि बहुत ज्यादा तो कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। 2025 में थोड़ी कम होगी, 2035 में थोड़ी और कम होगी। फिर ऑयल से आप देख सकते हो, ठीक है, रिन्यूएबल्स, गैस, न्यूक्लियर, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या एफर्ट्स हमने लिए हैं ताकि हम CO2 एमिशन को रिड्यूस कर सके 22%, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायोमास को फायरिंग और को कंबशन करेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस हम क्या करेंगे, बायोमास फ्यूल को कंबस्ट करेंगे या ताकि हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, यूजली इलेक्ट्रिकल पावर। इसके अलावा ऑलरेडी आपको पता है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज हम ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स में ताकि हम वो कैसे करेंगे, एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम इस तरह की प्रोसेस बनाएंगे जहां पे हम अपने CO2 को कैप्चर कर सकें, जो पावर जनरेशन की वजह से CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से जो CO2 एमिशन आते हैं उनको हम कैप्चर कर सकें, सो दैट उसको एटमॉस्फेयर में हम एमिट ना कर सकें और उसको फर्दर कहीं और जगह हम यूज कर सकें। नेक्स्ट है हम क्या करेंगे, कोल बेनिफिकेशन को वापस लेके आएंगे। ये प्रोसेस है जहां पे जो रो कोल की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाएंगे बाय आइदर reducing the extraneous matter that gets extracted along with the mined coal or reducing the associated ash or both, ठीक है। इसके बाद ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका शेयर बढ़ाएंगे फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसकी वजह से जो ओल्ड और इनएफिशिएंट प्लांट्स है उनको हम क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, आपको पता है काफी बार हम पढ़ चुके हैं। देखो अभी क्या है, ये जो MPLAD स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो हर एक MP को क्या करती है, कुछ मतलब कि पैसे प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करती है, 5 करोड़ पर ईयर का फंड प्रोवाइड करती है, जिसमें क्या कोई भी MP अपने चॉइस के रीजन में क्या कर सकता है, कुछ डेवलपमेंटल काम करा सकता है। MPs को रिकमेंड किया जाता है हर साल कि वो कम से कम क्या कर सके, 15% की जो एंटाइटलमेंट है वो जहां पे SC पॉपुलेशन है वहां पे यूज करें, मतलब जहां पे शेड्यूल कास्ट जो रहते हैं एरियाज या फिर उनमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, और 7.5% जो इन्वेस्टमेंट फंड है उनको कहाँ यूज करें, जहां विच आर इनहेबिटेड बाय द ST पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी क्या जो MPs है हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि 2018 और 2019 में जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे उसके फंड्स को रिलीज किया जाए जो कोविड-19 की वजह से क्या है, सस्पेंड हो गए थे। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिटवीन इंडिया, ईरान एंड द उज्बेकिस्तान, ठीक है। अभी क्या गाइस, ये जो ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई किस किस के बीच में, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच में। वो किस लिए हुआ है कि किस तरह से हम चाबहार पोर्ट को ज्वाइंटली यूज कर सके, कौन, इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। चाबहार पोर्ट कहाँ पे, ईरान में है, जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ ट्राइपैराइट एग्रीमेंट जो साइन किया गया है इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। इंडिया इसके अलावा रोड भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो जरंज और देलराम को कनेक्ट करेगी ताकि हम गुड्स और सर्विसेज को इजीली मूवमेंट कर सके टू अफगानिस्तान फ्रॉम ईरान बॉर्डर। ये साथ में यूरोप में भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी अगर हम इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ लिंक कर दें। इसके अलावा इंडिया को क्या करेगा, ये मतलब बाईपास कर देगा, हमें पाकिस्तान से गुजरना नहीं पड़ेगा अगर हमें सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में क्या जाना है, अगर जाना, ठीक है। तो अगर हम भी चाह रहे हैं कि हम क्या करें, कनेक्टिविटी लेके जाएं, लेकिन अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया में जाना है तो उसको पाकिस्तान क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये जो रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगी या फिर पोर्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो हम इसको बाईपास करके जा सकते हैं किसको, पाकिस्तान को, ठीक है। ग्रीन एमोनिया, ठीक है। अभी क्या है, गवर्नमेंट प्लान करिए कि हम जो बिडर्स हैं, जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इनवाइट करें कि ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट्स को सेटअप करो ताकि हमारे जो इंपोर्ट की जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। ग्रीन एमोनिया एक तरह का एमोनिया ही होता है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस से जो 100% रिन्यूएबल होती है और कार्बन फ्री होती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज करता है इंस्टेड ऑफ नेचुरल गैस और कोल ताकि हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकें। हेंस इट इज एन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। एमोनिया क्या है, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये पंजन गैस होती है, मतलब इसकी स्मेल बहुत बेकार होती है। इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, इजियर होते हैं, चीपर होते हैं, इजिली आप इसको स्टोर कर सकते हो और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हम्प बैक्ड महसी। ये क्या है गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, लार्ज फ्रेश वाटर फिश है और कहां से एंडेमिक है, क्योंकि आपसे पूछ रहे थे, कावेरी रिवर बेसिन से ये एंडेमिक है। इसको हम टाइगर ऑफ द वाटर भी बोलते हैं। देखो गाइस, ये पूरी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कावेरी ओरिजिनेट होती है, ये आप सबको पता होती है, इन द ब्रह्मगिरी हिल ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द कर्नाटका, और कहां से होकर गुजरती है, तमिलनाडु, और ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। थ्रेड्स क्या है इस फिश को,
क्योंकि इसके डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड हो रही है, डैम्स बिल्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिवर का जो फ्लो रेट है वो रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा हम वाटर को ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और पोल्यूशन उसकी वजह से। IUCN स्टेटस क्या है इंपॉर्टेंट, अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। अदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक्वेटिक स्पीसीज इंडिया में कौन कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा शार्क, पौंडीचेरी शार्क, लास्ट सॉफिश एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A। अभी क्या है अंडर प्रोजेक्ट 17A हम क्या करेंगे, कुछ 7 शिप्स जो कि उनको बिल्ड करेंगे, जिसमें अच्छे फीचर्स होंगे, स्टील्थ फीचर्स होंगे, एडवांस वेपन होंगे, सेंसर फिट होंगे, अलोंग विद सेवरल अदर इंप्रूवमेंट। रिसेंटली क्या है, जो इंडिया नेवी का सेकंड प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट हिमगिरी है, उसको इंडिया शिपयार्ड गार्डन बीच शिपबिल्ड एंड द इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा क्या गया, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मूवी मिंटो सैन इजिड्रो मूवमेंट, ठीक है। अब ये क्या है गाइस, ठीक है, ये देखो ये कहीं एक कैंपेन चल रहा है, कहाँ पे, क्यूबा में, ठीक है। देखो डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट इट इज रिलेटेड टू, ठीक है। ये कैंपेन है क्यूबा में, किसके द्वारा, आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट के द्वारा। ये चाह रहे हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए इन द कंट्री, जो अभी एक अथॉरिटेरियन डिजाइन के अंडर है फ्रॉम लास्ट 60 ईयर, ठीक है। सैन इजिड्रो है क्या, ये ब्लैक मेजोरिटी लोकेलिटी है जो हवाना की पुअरेस्ट लोकेलिटी है और कल्चरली एक्टिव वर्ल्ड है, जो साथ ही ओल्ड हवाना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, ठीक है। तो क्यूबा में है और सैन इजिड्रो क्या है, ये ब्लैक मेजोरिटी एरिया है जो हवाना का पुअरेस्ट एरिया है, ठीक है। कुछ न्यूज में कुछ प्लेसेस थे, जरा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सुडान है, रिसेंटली यूएस ने क्या करा, सुडान की जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म डेजिग्नेशन है उसको रिमूव कर दिया है। मतलब सुडान को हमें क्या, मतलब कि ये जो सुडान कंट्री थी, इसका मतलब वो टेररिज्म को क्या करती थी, फाइनेंस करती थी। तो ये जो उसका डेजिग्नेशन दे रखा था, तो यूएसए ने उसे रिमूव कर दिया है। सुडान आपको पता है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है और अपने जो बॉर्डर किसका शेयर करती है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब चीजें। इजिप्ट, एरिट्रिया, इथियोपिया, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, छाद एंड लीबिया, ठीक है। मोरक्को क्या है, रिसेंटली मोरक्को ने क्या करा है, इजराइल के साथ अपनी टाइज है उसको नॉर्मल कर ली है। मोरक्को कौन से, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, आपको पता होगा, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी, अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा को ये क्या करती है, बॉर्डर करती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको 15 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट करवा दी है। गाइस 16 दिसंबर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।